इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट, चेर वंश और पांड्या वंश के शासकों ने शासन किया था। इस तरह राजपूत काल दरमियान समग्र भारत में छोटे बड़े भागों में विविधता वंश शासन करते थे। एक दूसरे के प्रदेश जीतने के लिए बीच में लड़ाई होती थी। आपसी लड़ाई के कारण उनके बीच एकता नहीं रही और इसकी बाहरी आक्रमणकारियों ने लाभ ले लिया। और राजपूत काल के शासन व्यवस्था और समय की सभ्यता संस्कृति संबंधित जानकारी अगले प्रक्रम में पढ़ेंगे। अब आप देखिए तो क्या होने लगे, एक दूसरे के साथ एक एक राज्य के साथ लड़ने लगे, एक गांव दूसरे गांव के साथ लड़ने लगा। तो जिससे क्या हो गई कि इन लोगों के बीच में एकता नहीं रही। तो इनका जितनी भी एकता न रहने के कारण दूसरे लोगों ने, जैसे कि अंग्रेज हुए या फिर मुसलमान लोग हुए, तो इन लोगों ने क्या किया, उस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया। तो जिस तरीके से हमारे देश में बढ़ता गया तो इन लोगों के झगड़े और बढ़ते गए। तो अंग्रेजों ने यहाँ पे शासन किया था। तो शासन करने के साथ साथ तो वो वहाँ पे अपना हक जमाना चाहते थे, भारत में अपना अधिकार पाना चाहते थे। तो जिसमें एकता क्या हो गई, धीरे धीरे टूटती चली गई। चलिए, कश्मीर में उत्पल वंश के शासक राज्य करते थे। कामराओं में सालंब, हर्जन वर्मा, वनमाल वर्मा जैसे शासकों का राज्य था। प्रतिहारों में नागभट्ट प्रथम, देवराज, मिहिर भोज, महेंद्रपाल जैसे राजा थे। गांधार में शाहिया वंश के शासक राज्य करते थे। बुंदेलखंड में चंदेलों का शासन था। शुरुआत में दिल्ली में तोमरों का शासन था। तो ये इनमें से कुछ भी आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे। इसके अलावा दक्षिण भारत में राष्ट्रकूटों का शासन था। दक्षिण भारत में चुलुक्य वंश के पातक होने पर राष्ट्रकूट वंश सत्ता पर आया था। राष्ट्रकूट का अर्थ राष्ट्र या प्रांत का बड़ा अधिकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जाति का कोई अधिकारी था और उससे उसका नाम राष्ट्रकूट पड़ा था। और इस वंश में अनेक शासकों में गोविंद तृतीय नामक शक्तिशाली शासक हुआ करता था। उसने 8वीं दली सदी में दक्खन में अपनी सत्ता स्वपरी बनाई थी। तो क्या बोला गया, दक्षिण में राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट का अर्थ क्या था, राष्ट्रीय प्रांत का बड़ा अधिकारी। तो जो राष्ट्रीय प्रांत का बड़ा अधिकारी था उसका नाम क्या था, राष्ट्रकूट पे से पड़ा था। जो गोविंद तृतीय नामक शक्तिशाली राजा था, शक्तिशाली था, तो जिसने अपनी सत्ता दक्खन में अपनी सत्ता सर्वोपरि बना ली थी। चलिए आगे। दक्षिण में पांड्यन वंश के शासकों का राज्य, पांड्यन राज्य अत्यंत प्राचीन माना जाता है। मेगस्तानीज नामक विदेशी यात्री पांड्यन वंश शासकों के विषय में लिखा था। जाति का शासक स्त्रियां करती है। अशोक में शिलालेख में पांड्यन का उल्लेख मिला है। तमिलनाडु इसमें मदुरा और तिरुनेलवेली जिला वाली पांड्यन राज्य था। तो क्या बोला गया, दक्षिण में चेर वंश शासक था। चेर का दूसरा नाम केरल। प्राचीन समय में चेर केरल तमिल प्रदेश का एक भाग था और बाद में उसमें से मलयालम अथवा केरल प्रदेश अलग हुआ था। अशोक के अभिलेख में केपलपुत्र राज्य ऐसा उल्लेख किया था। इस वंश में अंतन द्वितीय चेर राज्य का प्रथम शक्तिशाली शासक था। इस वंश में सतुंगवन नामक शक्तिशाली शासक हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि दक्षिण में पांड्यन वंश का शासक रहा था प्राचीन काल में। तो वहाँ के विषय में एक अंग्रेज या विदेशी ने लिखा है कि वहाँ की स्त्रियाँ शासक करती थी, जिनका उल्लेख किया गया है और जिसे किस नाम से जाना गया, चेर, जिसका दूसरा नाम आज केरल के रूप में आप जान सकते हो। चेर अथवा तमिल प्रदेश का नाम रखा गया है, तमिल प्रदेश में, जिसमें मलयालम केरल प्रदेश से अलग हुआ था। तो इस नाम से जाना जाए, उसका उल्लेख किया गया और शक्तिशाली था, जिससे शक्तिशाली शासक सेतुंगवन नामक शक्तिशाली शासक हुआ करता था। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि राजपूत शासकों का जोश, जिसमें राजपूत बहादुर थे, राष्ट्र के लिए शहीद होने वाला गौरव मानते थे, रणभूमि में पीठ दिखाने से पहले मृत्यु को पसंद करते थे। तो आपने सुना होगा पद्मावती के बारे में, तो जिस तरीके से राजा ने अपनी लड़ाई लड़ी थी। तो जैसे
तो वो क्या करते थे कि लड़ना जानते थे, पीठ दिखाकर नहीं भागते थे, और जिस तरीके से कोई उनके घर पे मेहमान आया या दुश्मन बन के भी आया तो वो उनका भी उस तरीके से स्वागत करते थे। मरना लेकिन डरना नहीं, शरण में आए हुए की हर हाल में रक्षा करना, सत्य बोलना और सत्य के लिए लड़ना, ये उनकी खास विशेषता। राजपूत ने अपने सतीत्व और निर्दयता के लिए मशहूर थी। तो क्या करती थी कि जैसे कि जिस तरीके से किसी राजपूत राजा की हत्या हो गई है तो उसमें वो सती हो जाती थी, वे हंसते हंसते पति और पुत्र भाई की रणभूमि के लिए विदा करती थी। ये वही वीरांगनाएं थी जो ज़रूरत पड़ने के लिए हाथ में तलवार लेकर रणभूमि में निकल पड़ती थी। अपने पति के हार जाने या वीर गति पाने से अधिकतर जौहर आग में जल मर जाना पसंद करती थी। राजपूत युग की ऐसी वीरता भरी गाथाएं ऐतिहासिक में स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। तो जिस तरीके से जो वीरांगनाएं थी तो उनके पति पुत्र और भाइयों को वो अच्छे से खुशी खुशी विदा करती थी, और उसके बाद में अगर वो वीर गति भी प्राप्त कर लेते थे, मर जाते थे, तो वो आग में जलकर जौहर प्राप्त कर लेती थी। तो आज इनकी गाथाएं भी स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है कि जिनकी गाथाएं आज भी दूर दूर तक प्रसिद्ध है, जिनके बारे में आज भी हम जानते हैं। तो जिस तरीके से आप पद्मावती के बारे में जानते हो, तो पद्मावती ने क्या किया था, जौहर पसंद किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज़रूरत पड़ने पर हथियार भी उठा लिए थे। वहाँ की महिलाओं ने काफ़ी सारी योजनाएं भी बना दी थी। तो इसी तरीके से हम कई महिलाओं के बारे में और वीरांगनाओं के बारे में हमने कहानी सुनी होगी। तो इस तरीके से राजपूत युग था। चलिए, ये पाठ आपका यहाँ पे समाप्त होता है। तो आपको इसके स्वाध्याय पूर्ण करना है। धन्यवाद विद्यार्थियों।